हेलो नमस्कार दोस्तों, आदर्श क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदर्श और आज हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। जो लास्ट में हमने मनोविज्ञान का एक वीडियो बनाया था, उसमें व्यक्तित्व के परीक्षण की विधियां बताई थी। तो दो विधियां हम बता चुके थे। प्रक्षेपी की दो विधियां, शब्द साहचर्य और वाक्य पूर्ति की दो प्रक्षेपी विधियाँ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि प्रक्षेपी विधियाँ जो है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। आगे तीसरी चलते हैं प्रक्षेपी विधियों में। प्रक्षेपी विधियों में तीसरी विधि है रोशा इंक ब्लॉट। इसका प्रतिपादन हरमन रोशा द्वारा किया गया। इसमें 10 चित्र होते हैं। ये धब्बे वाले चित्र होते हैं, स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसमें से जो 10 चित्र होते हैं उसमें से 5 काले भूरे रंग के होते हैं, स्पॉट होता है उनके बीच में। 2 जो होते हैं वो काले भूरे के साथ लाल रंग के स्पॉट भी होते हैं। और जो 3 कार्ड होते हैं उसमें काले रंग के विभिन्न धब्बे होते हैं, कुछ हल्के कुछ गहरे, इस तरह के उनके अलग अलग धब्बे होते हैं उसमें कार्ड में। और उनके आधार पर उसको चित्र को दिखा के जिसका परीक्षण करना होता है उसको दिखाया जाता है। तो वो देखने के बाद वो बताता है, अगर उसने पूरे चित्र का जितना चित्र है जिसमें धब्बे हैं उसका पूरा विश्लेषण उसने किया, पूरा चित्र देखा अच्छे से, और उसके बाद उसने विश्लेषण किया कि उसे कौन सी आकृति दिखाई दे रही है उसमें। तो उसके आधार पर अगर उसका विश्लेषण किया जाता है तो अगर उसने पूरा देखा तो उसे बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन उसे ऐसा आदमी जिसने देखा कि इसमें तो कुछ स्पॉट रिक्त स्थान की जगह है, या तो उसे कम बुद्धि का या निंदा करने वाला व्यक्ति माना जाता है। किसी व्यक्ति को उसमें कामुक चित्र दिखाई देते हैं तो वो कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति उसमें माना जाता है। इसका उस आधार पर विश्लेषण किया जाता है। उसके चित्रों के आधार पर उसने कितना टाइम लिया, उसके आधार पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन उसने फिर भी कितना टाइम लिया उसके आधार पर, और उसने क्या उसका विश्लेषण किया उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। चौथा है TAT। फेमस है ये TAT नाम से। इसका नाम है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसका प्रतिपादन मॉर्गन और मुरे द्वारा किया गया। मॉर्गन और मुरे ने इसका प्रतिपादन किया। इसमें कुल 30 चित्र होते हैं दोस्तों। 10 चित्र होते हैं वो पुरुषों के लिए, 10 चित्र होते हैं महिलाओं के लिए, और जो 10 चित्र होते हैं वो दोनों के लिए कंबाइंड होते हैं। इस तरह कुल 30 चित्र होते हैं। अब उन चित्रों में कुछ घटनाएं होती है, उन कहानी, कुछ चित्र बने होते हैं, उसके आधार पर उनसे कहा जाता है कि आप इस पर कहानी बनाइए। और जो उसमें पहले पूर्व में क्या घटा, वर्तमान में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या घटित होगा, तो उसके आधार पर वो जो कहानी लिखता है, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, तो उसकी कहानी के आधार पर उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे एक महिला चुपचाप बैठी हुई है, किसी सोच में डूबी हुई है, किसी महिला को उस पर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। तो चूँकि उसकी अचेतन में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, अतृप्त है, तो वो कहानी लिखना शुरू करती है कि ये जो महिला थी ये बहुत गरीब थी और इसे फिर बहुत अमीर परिवार में इसका ससुराल मिल गया। इसने वहाँ बहुत काम किया, जम के काम किया, लेकिन फिर भी वो ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए और इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब ये बेचारी अकेली है
तो इस तरफ जब उस महिला का विश्लेषण किया गया कि इसकी सोच क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये ससुराल से पीड़ित है, और उसके आधार पर उसका पूरे व्यक्तित्व का विश्लेषण कर लिया जाता है कि इसमें कुछ ससुराल के प्रति नफरत है और ससुराल के प्रति वैर भाव है, इसलिए इसने इस तरह का कहानी लिखी है। या बच्चा हो, कोई बच्चा है बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, तो बच्चा उस पर कहानी लिखने की करता है कि ये बच्चा बहुत दुखी है और इसे जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए बहुत उदास है, और ये कुछ ऐसा करने वाला है जो इसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह बच्चों की जो अंतर्दमी थे या महिलाओं की, पुरुषों की, उसके व्यक्तित्व की मापन करने के लिए ये बहुत अच्छी उसकी दमित इच्छाएँ, कष्ट, कटु अनुभव, रुचियाँ, निराशाओं, इन सभी के लिए ये विधि बहुत ही सटीक है विश्लेषण करने के लिए। अब अगला चलते हैं CAT, 5वीं विधि है, इसे कहते हैं बाल परीक्षण विधि। ये इसका प्रतिपादन बेलाक ने किया, बेलाक महोदय ने। इसमें 10 चित्र होते हैं, 10 पशुओं के चित्र होते हैं। और उन पशुओं के चित्र को दिखाकर उसको कहानी लिखने के लिए कहा जाता है बच्चों को, और कहानी के विश्लेषण के आधार पर। लेकिन ये जो सारे पशु हैं ये सब विदेशी होने के कारण ये भारतीय बच्चों पर इसको लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय जो बच्चे हैं वो विदेशी पशु को जानेंगे ही नहीं, तो ये भारतीय बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता। प्रक्षेपी विधियों में लास्ट विधि है जो बहुत ही आसान भी है लेकिन सबसे सटीक मानी जाती है, खेल प्रणाली विधि। हमारे घर में सब बच्चे होते हैं, हम उनके सामने तमाम तरह के खिलौने रख देते हैं। बच्चे को वो जो पसंद आता है, जिससे वो चाहता है आइडेंटिफाई करना उस खिलौने को, वो फटाफट पकड़ लेता है। जो बच्चा उग्र प्रवृत्ति का होता है, हिंसक प्रवृत्ति का होता है, वो फटाफट स्टैंड गन राइफल को उठाता है। विशेषकर जो मेल बच्चा है, जो लड़का है, वो विशेषकर गन को उठाता है, और जो लड़की होती है वो सॉफ्ट टॉय को अपने पास उठाती है या लगाती है। तो उससे उसके नेचर का पता चलता है। कुछ बच्चे होते हैं जिसको खिलौने वाले अलग, जो दौड़ने वाले जो खिलौने होते हैं वो पसंद होते हैं, तो वो मतलब गाड़ियों के, बड़े होकर गाड़ियों के शौकीन बनते हैं। तो इस तरह उनकी खेल के आधार पर हम ये कर सकते हैं कि बच्चा भविष्य में किस प्रकार बनेगा, इसका व्यक्तित्व किस प्रकार बनेगा। कुछ बच्चे होते हैं तो खिलौनों के साथ ही अपने आप को, रात को भी उसी के साथ सोते हैं, उसके साथ तादात्म्यकरण कर लेते हैं, उसके साथ जोड़ लेते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके संवेग कितने उच्च कोटि के हैं। अब ये तो हो गई है प्रक्षेपी विधियों की बात। अब हम चलते हैं अप्रक्षेपी। दूसरी है अप्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधियाँ दो प्रकार की होती है, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। जिनमें पहली है अंतरंग विधियाँ, और दूसरी होती है बहिरंग विधियाँ। बात कर लेते हैं अंतरंग विधियाँ कौन सी होती है। वो विधियाँ जिसमें स्वयं जिसका परीक्षण किया जाता है उसी व्यक्ति से जानकारियाँ प्राप्त की जाती है, वो सभी अंतरंग विधियाँ में आती है। बहिरंग विधियों में दूसरे व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की जाती है, जानकारी ली जाती है उसके बारे में, जिसका हम परीक्षण करते हैं, जिसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जानना है। तो अंतरंग विधियों में जो पहली विधि है वो है आत्मचरित्र लेखन। ऑटोबायोग्राफी, कई लोगों की फेमस लोगों की ऑटोबायोग्राफी आपने देखी होगी, अपने बारे में लिखते हैं, वो पूरे का पूरी एक किताब होती है। तो उन किताबों के आधार पर जो फैक्ट्स हम उठाते हैं, हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितनी सच्चाई लिखी है अपने बारे में, ये कितना सच्चा आदमी है जो अपने बारे में कटु अनुभव, जैसे महात्मा गांधी ने कुछ ऐसे प्रसंग लिखे हैं कि वो
नैतिक अनैतिक कहे जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी कहा है वो सच कहा है, इसलिए उनको कहा जा सकता है कि भाई सच्चा आदमी है, बुराइयाँ छुपाई नहीं इसने। तो इससे विश्लेषण कर सकते हैं उसके व्यक्तित्व का। दूसरी है व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी विधि। अब उस व्यक्ति जो मान लो एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और हम चाहते हैं कि ये बच्चा कमज़ोर क्यों है, ये क्यों इंटरेस्ट नहीं लगता पढ़ाई में, तो उसकी केस स्टडी जो बचपन से लेके 4-5 साल तक का जो इतिहास उससे जुड़ा हुआ है उसके बारे में पता किया जाता है कि ये बच्चे इसके साथ ऐसी क्या समस्या है, ये जो सीखना नहीं चाहता, पिछड़ा बालक क्यों रहना चाहता है, ये पढ़ने में पिछड़ा क्यों रहना चाहता है। तो उसकी पूरी केस स्टडी की जाती है और उसके बाद ऐसा कारण है तो क्यों कारण है, तो उसके आधार पर अगर सॉल्यूशन कर सकते हैं तो केस स्टडी के आधार पर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। और ये जो देने वाले थे ये थे टाइडमैन। ये कई बार सवाल आते हैं इनके बारे में, इनके खोजकर्ता के बारे में। तीसरी विधि है प्रश्नावली विधि। अंतरंग विधियाँ चल रही है दोस्तों। प्रश्नावली विधि ये वुडवर्थ महोदय ने दी थी। प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रश्नावलियाँ प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं पूर्व में ही, जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। केवल उत्तर हाँ या ना में देना होता है, विस्तृत उत्तर नहीं लेते, इसलिए वो बंधा हुआ रहता है। क्या आपको जब आप स्कूल की ओर जाते हैं तो आपको स्कूल जाना पसंद आता है, हाँ या ना में जवाब देना होता है बच्चों को। अगर उसे लंबा उत्तर दिया जाए तो वो कुछ बहाने बनाएगा कि नहीं मुझे जाना तो बहुत अच्छा लगता है स्कूल में, लेकिन क्या है कि ये है और कुछ हो जाता है, ये हो जाता है, साइकिल ख़राब हो जाती है, वो हो जाती है, नहीं, उसे हाँ या ना में जवाब देना होता है। जैसे वकील कोर्ट में सवाल पूछते हैं कि आपको प्रोसिक्यूशन में हाँ या ना में जवाब देना होता है, तो वो बंधा हुआ रहता है। तो ये प्रश्नावली विधि उस प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि बंदा सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो उसमें उसकी रुचि, क्षमता, योग्यताओं का पता चल जाता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि। जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे से वो IAS हो, RS हो, IPS हो, सारे एग्ज़ामों में व्यक्तित्व जानने के लिए ये विधि काम में ली जाती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट जो और ये जो साक्षात्कार विधि है इससे व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जो प्रश्न करता है ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के सामने वाले से प्रश्न करता है, क्योंकि ये पूर्णतः चेतन अवस्था में होता है और उसे पता होता है कि ये बंदा सामने वाला जानना क्या चाहता है, तो उसी आधार पर वो बनावटी उत्तर देता है या बनावटी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके व्यक्तित्व के बारे में किस तरह निकाल सकता है ये परीक्षण करता है या जांच करता है। जो साक्षात्कार ले रहा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि कह सकते हैं अप्रक्षेपी विधियों में व्यक्तित्व को जानने की। दूसरी चलते हैं बहिरंग विधियों में। तो बहिरंग विधियों में जो जानकारियाँ होती है वो मोस्टली दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर ज़्यादा होती है या परीक्षणकर्ता के ऊपर ज़्यादा होती है कि वो किस तरह उसका सही तरीके से एनालिसिस करे। इसमें जो पहली विधि है, दिख रहा है कि इसमें, चलो ऊपर ले लेता हूँ। बहिरंग विधि में जो पहली विधि है वो है निरीक्षण विधि। अब उसमें ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विधि है। उस सामने वाला जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं, जिसकी जांच कर रहे हैं, जिससे व्यक्तित्व की जांच कर रहे हैं, उसका पता नहीं होता कि वो उसका निरीक्षण किया जा रहा है, तो भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका भिन्न भिन्न तरीक़ों से निरीक्षण किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कोई व्यक्ति, कोई जो बालक है वो आक्रामक प्रवृत्ति का है,
तो वो किस तरह आक्रामक प्रवृत्ति का है, वो खेल के मैदान में देखा जाता है कि वो वहाँ पर भी है, कक्षा में भी अगर आक्रामक है या घर में ही आक्रामक है, कौन सा ऐसा कारण है कि वो आक्रामक है, उसका बिल्कुल माइक्रो तरीके से निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। बहुत से जो लड़की देखने वाले होते हैं, लड़की वाले होते हैं, जो लड़के देखने जाते हैं, वो लड़के का इस तरह काफ़ी माइक्रो ऑब्जर्व करते हैं, दूर से ही पता लगाते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, तो एक तरह से वो भी निरीक्षण विधि ही होती है। दूसरी है मापन रेखा विधि। रेटिंग स्केल। अब जो रेटिंग स्केल होती है, ये अलग अलग नंबरों पर जो कोई भी चीज़, जैसे एक मेथड है, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चा कितना आज्ञाकारी है, तो आज्ञाकारी की एक प्रश्नावली तैयार की जाती है कि जैसे मैंने किसी बच्चे को कहा कि बेटा जाए पानी लेके आ, तो एक बार में सुनते ही तुरंत चला गया, मैंने उसको 3 नंबर दे दिए। मैंने उसे कहा 2 बार, फिर वो जा रहा है तो मैंने उसे 2 नंबर दे दिए। मैंने उसे बार बार कहा, 3-4 बार कहा, उसके बाद अरे पिटेगा क्या बेटा, तो फिर उसके बाद वो जा रहा है पानी लेने तो 1 नंबर, और उसके बाद वो ढीठ हो गया और वो जा ही नहीं रहा, मेरे लिए बात मार रहा है, तो मैं उसे 0 नंबर। तो इस तरह जो भी प्रश्न है, जिस चीज़ को जानना होता है, उसको अंकों के आधार पर उसका विभाजन कर लिया जाता है और उस व्यक्तित्व का जो हम करना है उसके नंबर दे के उसके आधार पर उसका भाई ये बंदा इस प्रकृति का है, आज्ञाकारी है या नहीं है, ये हिंसक प्रवृत्ति का है या नहीं है, इस तरह उसका मापन कर लिया जाता है। तीसरी है समाज मिति विधि या सोशियोग्राम। ये व्यक्तित्व समाज के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आरबीएससी में एक सवाल आया था इसके बारे में, समाज मिति के बारे में, तो सीधा पूछा है समाज मिति विधि क्या होती है। तो समाज के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक बालक है तो वो देखा जाता है कि ये बालक सबसे ज़्यादा किसके साथ बैठता है, किसके साथ कक्षा में बैठता है, किसके साथ भोजन करता है और किसके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। तो जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है, जिसके सबसे ज़्यादा समय देता है, उसी के उसका असर उस बच्चे पे निश्चित रूप से होता है। तो ये शिक्षण किया जाता है समाज मिति की, समाज के संबंधों के साथ। और कोई बच्चा है, कोई आया, उसके साथ वो कह रहा है नमस्ते, पापा घर पे नहीं है, लेकिन अंकल आप बैठिए, आप उसके लिए पानी भी लाता है, और जब तक कोई बड़ा आदमी नहीं आता है उसके साथ बैठा रहता है। इसका मतलब वो बच्चा पूर्ण रूप से सामाजिक प्रवृत्ति का है। उसने दरवाज़ा खोल दिया, मेहमान को बिठाया, खुद चला गया, इसका मतलब वो मध्यम श्रेणी का सामाजिक बालक है। कोई आदमी आया, उसने दरवाजे से उसको रवाना कर दिया कि नहीं पापा तो घर पे नहीं है, बैठाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिलाया, इसका मतलब वो बिल्कुल सामाजिक प्रवृत्ति का बालक नहीं है। इति विधि या सोशियोग्राम J.L. मोरिनो द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? J.L. मोरिनो द्वारा प्रतिपादित की गई। उसके बाद जो चौथी है वो शारीरिक परीक्षण विधि है। और शारीरिक परीक्षण विधि में स्टेथोस्कोप और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, नार्को टेस्ट वगैरह जो बहुत से होते हैं, उसमें अगर झूठ पकड़ने वाली मशीन कह सकते हैं, उसकी धड़कन उच्च है, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है हाई ब्लड प्रेशर का है, अस्थिर संवेग वाला व्यक्ति है। अगर उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है तो व्यक्ति ठंडी प्रकृति का है, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण इस तरह बहुत सारी डॉक्टरी जाँचों के आधार पर किया जा सकता है।